ओके, सो नवीन और दाकिश की डाउट के अकॉर्डिंग ये एक नया वाला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसको देखते हैं। सबसे पहले स्कैटरिंग देखेंगे कि सेंट्रल फोर्स फील्ड में स्कैटरिंग कैसे होता है, और उसके बाद अगले लेक्चर में देखेंगे कि उसका रदरफोर्ड स्कैटरिंग में उसका एक्सपेरिमेंट कैसा था, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में उसका एप्लीकेशन कैसा था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग में क्या होता है, सिंपली एक पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल ये है, और ये इन दोनों के अगर पास जा रहा है, ठीक, पास जाने के बाद सेकंड सिनेरियो क्या होगा, ये दूसरे से टकराएगा, और उसके बाद फिर तीसरा सिनेरियो ये है कि ये उसके बाद ये दूसरा पार्ट ट्रेस करेगा, अपने एंगल से बदल जाएगा अपने पोजीशन से। तो इस सिंपल इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग। ठीक, यहाँ पास ये देखना, ये दोनों पार्टिकल अगर एग्जैक्टली टकराया है, ठीक है, इफ़ देयर इज फिजिकल कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट, तो ऐसे चीज़ को हम लोग ना 11th-12th में स्टडी किए हैं। 11th में क्या बोलते थे हम लोग, कॉलिजन। तो मोर और लेस ये सेम होता है कॉलिजन के जैसे ही स्कैटरिंग से, पर स्कैटरिंग डिफरेंट कैसा होता है, हम लोग यहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स का बात कर रहे हैं। चार्ज पार्टिकल मतलब कि ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पास इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा कुछ होगा। हाँ, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड्स है। ठीक, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर डायरेक्शन है, डायरेक्शन ये बाहर है, ठीक, ये उसका डायरेक्शन है। उसके बाद यहाँ पास देखना, इसके अराउंड अगर मैं कोई सर्कल ड्रॉ करूँ तो यहाँ पास देखना इसका दो पॉइंट्स हैं, बहुत पास पास हैं। अगर इसकी मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, देखना पॉइंट्स कितनी दूर दूर है, और अगर मैं यहाँ पास ड्रॉ करूँ तो ऑलमोस्ट इतने दूर दूर है कि ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल है। ठीक, तो ये वाला चीज़ इसके लिए आ रहा है। तो इसको हम लोग किसके टर्म्स में बोल सकते हैं, यहाँ पर एग्जैक्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं, यहाँ पर हम लोग इसको ना बोल सकते हैं, यहाँ पर अगर कोई इंट्रैक्शन हुआ है, इंट्रैक्शन बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज, तो इसको हम लोग किसके टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, वी कैन डिफाइन इन टर्म्स ऑफ फोर्स, या फिर जनरली अगर बोले तो पोटेंशियल के टर्म में, इसका पोटेंशियल कितना था। ठीक, तो अगर ऐसे डिफाइन कर रहे हैं तब क्या होगा कि यहाँ पर अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज इससे आके ऐसे टकराएगा नहीं, टकरा के ऐसे कहीं नहीं जाएगा। ये ऐसा है कि इसकी फील्ड में आ रहा है ना, तो ऐसे 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 मुड़ते ऐसे चले जाएगा। फील्ड बहुत स्ट्रांग है तो ऐसे मुड़ जाएगा, और भी स्ट्रांग है तो ऐसे मुड़ जाएगा, और ऐसे मुड़ जाएगा। वीक है तो ऐसे मुड़ेगा थोड़ा सा। तो ऐसे वाले फिनोमिना हम लोग अभी यहीं स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये होता है स्कैटरिंग। और अगर इसे फिनोमिना की स्टडी कर रहे हैं तो दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़ ये है कि ये जो है पॉजिटिव चार्ज, इसका फील्ड मैंने बताया कि डिफरेंशियल फील्ड है, ये देखो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग फील्ड है। और दूसरी चीज़ ये है मैं कितने एरिया से पार्टिकल को मैं थ्रो कर सकता हूँ। तो थ्रो करने के लिए अगर मैंने ऐसा एरिया बनाया है, मैंने ये एरिया बना दिया है, इस एरिया से अगर मैं थ्रो कर रहा हूँ पार्टिकल्स को, ठीक, मैं बोल रहा हूँ कि इतना एरिया से अगर मैं थ्रो कर रहा हूँ, ये जो बना रहा हूँ उसको उधर से स्क्रीन से जाके देखोगे तो ये सर्कल जैसे दिखेगा, मतलब कि स्क्रीन की इस साइड से देखोगे सर्कल जैसे दिखेगा। अच्छा, ये वाला कलर अच्छे से नहीं दिख रहा है, ये कलर दिखेगा क्या अच्छा से, ये भी नहीं दिख रहा है, कलर नहीं दिख रहा है, तो इसको एक काम करते हैं, इस वाले साइज से कर लेते हैं। ठीक, ऐसे बस सिंपली ऐसे ड्रॉ करता हूँ। तो अभी क्या होगा कि ये वाले जगह से जितना भी पार्टिकल अगर यहाँ से पास करेगा, इतना एरिया से जो भी पार्टिकल पास करेगा, यहाँ से फिर से कुछ चार्ज हो सकता है पास करे, पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ से पास किया, यहाँ पर आएगा, फिर ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ से पास वाला पार्टिकल आया और भी तेज़ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और यह वाला पार्ट बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, वैसे ही यहाँ पर भी डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये वाला पार्टिकल भी डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे टाइप का कुछ होगा। ठीक, और इसके बाद अगर इस जगह से बाहर है कोई पार्टिकल, तो इसके फील्ड के रेंज के बाहर है, तो ये सीधा सीधा निकल जाएगा, एज इफ यहाँ पास कोई पार्टिकल ही नहीं है। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा, ये जो डिफ्लेक्ट हो रहा है
पार्टिकल्स मैं बोल रहा हूँ, इसका बेस लाइन भी बना देता हूँ। बेस लाइन बना दिया मैंने यहाँ पर। तो ये जो पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये जो पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और यहाँ से ये अगर जा रहा है तो यहाँ से इसका एंगल बना लेता हूँ मैं, डिफ्लेक्ट हुआ है तो इनके बीच में कुछ एंगल है। ये एंगल को मैं बोलता हूँ फाई, स्कैटरिंग एंगल। स्कैटरिंग एंगल मतलब कि कितना डायरेक्ट, कितना एंगल में स्कैटर्ड हो गया है ये जो हॉरिजॉन्टल है उसके कंपेयर में, ठीक है। तीसरा चीज़ यहाँ पर डिफाइन करूँगा कि कितना बड़ा एरिया को कवर कर सकता है। तो ये जो एरिया है, एरिया, ये एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर ही तो होगा क्या इसका एरिया। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा पाई आर स्क्वायर, और अगर ये डिस्टेंस को अगर मैं पी मान लेता हूँ तो ये डिस्टेंस क्या होगा, पाई पी स्क्वायर, ठीक। तो ये दो टर्म्स हो गया। तो अभी हम लोग मेन जो हम लोग टर्म्स बात करने वाले हैं इसमें, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेन टर्म हम लोग क्या बात करने वाले हैं, पहला तो मैंने फाई बोला है। फाई क्या होता है, डायरेक्शन, डायरेक्शन भी नहीं इसको बोलता हूँ, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ठीक। एंगल ऑफ स्कैटरिंग। पी क्या है, इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर मतलब ये कितने बड़े, अगर जो सर्कल को कितने बड़े एरिया से आ सकता है, और वो एरिया कैसे पता लगाएंगे, तो यहाँ से ये बेस लाइन जो हॉरिजॉन्टल है सेंटर से उस एक्सट्रीम पॉइंट का डिस्टेंस वो हो सकता है। तीसरा हम लोग बोलते हैं ये जो एरिया है इसी को ही मैं यहाँ पास स्मॉल, अगर इसका डिफरेंशियल एरिया ले रहा हूँ तो इसको ds बोल सकता हूँ। तो यही क्या है, डिफरेंशियल एरिया, ठीक। चौथा ये देखना कि यहाँ से स्कैटर हो रहा है, स्कैटर होने के बाद डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहा है। अब मैं किसको इसी एरिया से नहीं ले सकता, क्योंकि ये देखो ये इस एंगल से लेके किसी भी एंगल तक जा सकता है। अगर अलग कलर में अगर बनाऊँ मैं, यहाँ से लेकर वो किसी भी जगह जा सकता है। अगर ऐसे दिखाऊँ, ऐसे करके किसी भी एंगल में डिस्कैटर हो सकता है ये। और मैं सिर्फ क्या चीज़ बता सकता हूँ, इसका सिर्फ फाई बता सकता हूँ, ठीक। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पास, इससे तो मैं बात नहीं कर सकता, यहाँ पास मैं किससे बात नहीं कर सकता, कि एरिया से बात नहीं कर सकता। तो मैं डायरेक्शन ज़रूर बता सकता हूँ। तो इसको मैं बोलूँगा डिफरेंशियल, ये क्या है, सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट जानते हो ना, कि जैसे एक आर्क काम करता है, जैसे कि ये लाइन है और इसके बीच से ये लाइन है, तो यहाँ पर थीटा जो है, थीटा क्या बताएगा, ये वाला आर्क बताएगा। वैसे ही अगर इसको मैं 3D में इमेजिन करूँ, इसको एक बॉल जैसा इमेजिन करूँ, तो यहाँ पर इसका जो एरिया है, इसको अगर मैं इधर से एक्सटेंड करके देखूँगा तो मेरे ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ये दिखेगा। तो ये क्या होगा, ये वाला पट्टी और ये वाला पट्टी के बीच का जो एरिया है वो दिखेगा। और इसको अगर मैं एंगल्स के टर्म में बताना चाहूँ तो इसी को ही हम लोग मैं सॉलिड एंगल के टर्म में बताऊँगा, ठीक। और सॉलिड एंगल के टर्म में बताऊँगा। उसके बाद मैं एक टर्म और बोल लेता हूँ, एन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, जितने पार्टिकल इंसिडेंट हुए हैं उतने ही पार्टिकल तो स्कैटर्ड होगा, तो मैं इसको अलग अलग नहीं बोलता। तीसरा चीज़, उसके बाद अलग चीज़, आई नॉट। आई नॉट बोल देता हूँ इंटेंसिटी ऑफ पार्टिकल इंसिडेंट, ठीक। और ये आई को बोल देता हूँ ये इंटेंसिटी ऑफ पार्टिकल, या फिर इसको बोल देता हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक। तो यहाँ पर दूसरा बोल देता हूँ इंटेंसिटी या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड, स्कैटर्ड, ठीक। ये हो गया। अब इतने टर्म्स के बारे में बात कर लिया हूँ, तो ये देखो ये जो आई नॉट है, आई नॉट है क्या, इंटेंसिटी ऑफ पार्टिकल। एक्चुअली यहाँ पास ना डेफिनेशन में मैं थोड़ा सा कमी कर दिया, फिर से ये देखो, ये जो आई नॉट है, मैं क्या बोला हूँ कि ये इंटेंसिटी के जगह में अगर मैं इसको नंबर के टर्म में लिखना चाहूँ, इसको मैं क्या करता हूँ नंबर के टर्म में, तो दूसरे टर्म में भी डिफाइन कर सकता हूँ। एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ और इसको एक अलग डेफिनेशन यहाँ पर और लिख देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ, पहले तो इंटेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स लिखा हूँ, ठीक है, ये एकदम सही है।
और अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ, इसी को नंबर ऑफ़ पार्टिकल कहते हैं, तो बोलूँगा इसको नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया, क्योंकि ये किसी एरिया से हो रहा है। और आई को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मैं बोलूँगा नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। ठीक, पर यूनिट सॉलिड एंगल, इस तरीके से मैं बात करूँगा। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये हो गया। तो ये जो है आई नॉट, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट ds, पर यूनिट एरिया बोल रहा हूँ। एरिया कैसे लिखूँगा मैं, ds। ठीक, दूसरा जो है आई को मैं क्या बोल रहा हूँ, आई को बोल रहा हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। या फिर एन के टर्म में लिखना चाहूँ तो ये वाले को मैं कैसे लिखूँगा, आई टाइम्स ऑफ डी ओमेगा, और नंबर्स तो सेम है, इसमें क्या लिखूँगा, आई नॉट टाइम्स ऑफ डी एस, इस टर्म्स में लिख सकता हूँ। और इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैं एनालॉजी में लिख सकता हूँ डी एस अपॉन डी ओमेगा, इसी को मैं बोल सकता हूँ आई अपॉन आई नॉट। और ये वाला जो टर्म है इसको मैं बोल सकता हूँ डी, ये सिग्मा ऑफ ओमेगा, और इसी को ही मैं बोलता हूँ डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया। अब यहाँ से देखना कि डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है, तो इसी को मैं अगर मैं डी एस का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से सिंपली यहाँ से मैं ट्रांसफ़र किया हूँ। ठीक है, और अगर मैं टोटल स्कैटरिंग का बात करूँ तो ये इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, टोटल निकालना है तो 0 से लेके एस का जो वैल्यू होगा वहाँ तक। इसको कैसे लिखूँगा, ये होगा, ये क्या होगा वैल्यू इसका, एस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये क्या हो गया, स्कैटरिंग का ये क्या था, एरिया, ये कौन सा था, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक, यहाँ पर सी वाला भी टर्म आ गया। उसके बाद नेक्स्ट टर्म में क्या करूँगा, यहाँ पास डिफाइन, यहाँ पास मेरे पास ये वाला टर्म हो गया, ये वाला टर्म हो गया। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ देखते हैं फिर से, ये मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर जो डी एस है, डी एस के बारे में बात करते हैं। डी एस क्या होगा, टोटल डी एस क्या होगा, तो डी एस को देखना, ये जो एरिया है, सर्कल है, ये इससे इसका रेडियस क्या है, पी है। ठीक, तो पी है तो ये रिंग का एरिया, रिंग का कितना होगा, इसका पैरामीटर, ये क्या होगा 2 पाई पी। और इसमें हम लोग क्या लिए हैं, डिफरेंशियल छोटा सा रिंग लिए हैं, छोटा सा इसका मोटाई लिए हैं। ठीक, तो इनटू इसका डी पी, इसका छोटा सा मोटाई, ये जो मोटाई है उसका क्या है, डी पी मोटाई है। ठीक, तो ये पैरामीटर टाइम्स ऑफ विड्थ, ये क्या हो गया, इतना हो गया। तो डी एस का वैल्यू क्या हुआ, 2 पाई पी डी पी। और वैसे ही अगर मैं डी इसका बात करूं तो ये क्या होगा, ये जो एरिया होगा, कोई भी स्फीयर ड्रॉ कर रहे हैं उसमें से तो आर स्क्वायर वाला टर्म को हटाना है मेरे को, आर स्क्वायर डी आर वाला टर्म हटा देना है, फिर मेरे पास आ जाएगा ये जो स्फीयर है, स्फीयर बनेगा, उसका एरिया क्या होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई डी आर। पर हमारे प्रॉब्लम में जो एंगल है थीटा, वो क्या है, थीटा जो है वही हमारा फाई है। ठीक, और यहाँ जो फाई है, डी फाई डी थीटा, ये जो डी थीटा है हमारे में क्या है, स्फेरिकली सिमेट्रिक है हमारा प्रॉब्लम। मतलब सिमेट्रिक है मतलब परफेक्टली गोला बन रहा है। ये देखना, ये वाला जो एंगल बनाए हैं हम लोग, एंगल ये इसको ऐसे ट्रेस जरूर कर रहा है, पर जब इसको ऐसे वाला गोल घुमा रहे हैं हम लोग, ऐसे गोल घुमाएंगे, ऐसे गोल जब घुमा रहे हैं तो उसमें हमारा कोई भी डिपेंडेंस नहीं है। ठीक है, मतलब वहाँ पर 2 पाई ही आने वाला है वो वाला डिपेंडेंस।
तो वैसे केस के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो डी थीटा है उसका वैल्यू मैं क्या रख देता हूँ, यहाँ पर सीधा 2 पाई रख देता हूँ, क्योंकि स्फेरिकली सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देता हूँ मैं। सबसे पहले क्या करना है मेरे को, 2r², उसके बाद थीटा की जगह हम फाई कर देता हूँ sin फाई डी फाई, और डी थीटा का वैल्यू 2 पाई, और यहाँ पर से डी आर, यहाँ पास r² डी आर, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, मेरे पास अब क्या बचा, ये सॉलिड एंगल का वैल्यू बच रहा है मेरे पास 2 पाई sin फाई डी फाई। ठीक, ये वाला वैल्यू बच गया मेरे पास। और अगर मैं ये मेरे पास क्या डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का डेफिनेशन क्या था, ये I/I0। तो I का वैल्यू क्या हो गया, ये डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन टाइम्स ऑफ I0, ये मेरे पास है। तो मैं यहाँ जो रेड वाला मैं हाईलाइट किया हूँ, इसी से को मैं यहाँ पास लिख रहा हूँ मैं, I0 किस में था, DS में था, और I किस में था, D ओम में था। ठीक, इसी को ही अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पास DS का वैल्यू रख देता हूँ मैं I0 टाइम्स ऑफ 2 पाई P dP, और ये I का वैल्यू क्या हो गया, I0 टाइम्स ऑफ ये, और फिर इसका वैल्यू क्या हो गया 2 पाई sin फाई डी फाई। ठीक, यहाँ जो भी इधर उधर कॉमन है उसको काट देते हैं, I0 कॉमन है काट दिए, 2 पाई कॉमन है काट दिए, बाकी सब चीज़ में मेरे को क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है, और निकालना क्या है मेरे को, डिफरेंशियल स्कैटरिंग का। यहाँ जो हमारे पास इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो यही है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका ही वैल्यू निकालना है हमको। तो यहाँ पास इसका वैल्यू मैं निकालता हूँ। और एक चीज़ नोटिस करना कि ये जो है डी, इसका वैल्यू जब बढ़ेगा, इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू जब कम हो रहा है, इसका वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब देखो ये जो DS है, ये जितना एरिया बढ़ते जाएगा उतना देखना इसका स्कैटरिंग वाला एंगल कम होगा। ये अगर बहुत छोटा हो जाएगा, प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं यहाँ पास अगर मेरे पास इतना छोटा एरिया जा रहा है और अगर पार्टिकल बहुत बड़ा है, तब क्या होगा, यहाँ पास ह्यूज डिफ्लेक्शन शो करेगा। पर उसी जगह में अगर यहाँ पास ये बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ से एक छोटा सा पार्टिकल जा रहा है, तो यहाँ पास जाएगा, इसको डिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ जाएगा करेगा, फिर यहाँ पास जाएगा थोड़ा सा करेगा, तो डिफ्लेक्शन बहुत कम है। मतलब क्या है कि ये उसकी इन्वर्सली मतलब कि अपोजिट है, DS का नेचर डी फाई के नेचर के अपोजिट है। तो ये अपोजिट चीज़ को मैं कैसे दिखाऊंगा, यहाँ पास माइनस लगाकर। ठीक, यहाँ पास माइनस लगाकर, तो यहाँ पास इसका डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का वैल्यू लिखूंगा, तो कैसे लिखूंगा, यहाँ पास dP/d फाई, और यहाँ पास -P डिवाइड बाई साइन फाई, ये हो गया हमारे पास डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का वैल्यू आ गया। और मोटा मोटा ना हमारे पास स्कैटरिंग में इतना टर्म्स काफ़ी हैं आगे हम लोग को प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म था, दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म ये था, तीसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म ये मैंने ऑलरेडी स्टारलाइट कर लिया है, ये वाला था, और ये सारे टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। ठीक, और ये तो समझने के लिए था ऊपर में डायग्राम। तो ठीक है, फिर इसके बाद ना एक और वीडियो बनाता हूँ, उस वीडियो में डालता हूँ, फिर उसके बाद रदरफोर्ड स्कैटरिंग उसमें लिखता हूँ। ठीक है, इतना ही हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वाले चैप्टर में। वीडियो यहीं पर एंड कर देता हूँ मैं, यहाँ पर एंड कर देता हूँ।